कल हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को, जिसमें कल हमने आपको बताया था जैकोबिन्स और जीरोधिस्ट दल के बारे में। कल ही बताया था सितंबर हत्याकांड के बारे में। कल ही चर्चा की थी डायरेक्टरी शासन के बारे में, और कल ही चर्चा हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे उदय और पतन हुआ। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि जो 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के साथ, पराजय के साथ ही ये माना जाता है कि क्रांति का एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन 1830 में एक बार फिर फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हुई और उस क्रांति का भी जिक्र यहाँ करना अनिवार्य है, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि आज रखेंगे। हम थोड़ा बताएंगे आपको कि 1830 में क्रांति कैसे वहाँ हुई, और उसके बाद फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या निकले। इन दो बिंदुओं की चर्चा अगर कर देंगे हम तो निश्चित रूप से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम आशा करेंगे कि आप पढ़कर तैयार होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जस्ट बाद, इस चैप्टर के पढ़ाए जाने के से ही संबंधित कुछ प्रश्न हम देंगे आपको, और उसका उत्तर आपको देना होगा, ऑनलाइन सिस्टम से ही देना होगा। और तभी पता चलेगा कि आप जो कुछ जा रहा है उसका कितना आप जो है अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो त्रुटियां होंगी या आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो उसको फिर से हम बताने का प्रयास भी करेंगे। चलिए आज बात करते हैं कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की। हम ये जानते भी होंगे कि यूरोप के अन्य राष्ट्रों जो मिलकर फ्रांस पर हमला किया वाटरलू के मैदान में, और नेपोलियन को बंदी बनाकर जो है सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। वो अलग बात है कि 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन यूरोपीय देशों ने जब फ्रांस में एक उग्र राष्ट्रवाद की पोषक नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तो वहाँ की व्यवस्था देना था। इसके लिए 1815 में ही वियना कांग्रेस का मतलब यूरोप के सदस्य देशों ने मिलकर एक फैसला लिया कि लुई 18वें को फ्रांस का शासक बना दिया जाए। इस तरह से अगर बोनापार्ट का जो कहा जाता है कि वो राष्ट्रवाद का पोषक था, उसको हटाने के बाद इन्होंने लुई 16वां के जगह लुई 18वां को शासक बना दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो पुनः फ्रांस में राजतंत्र स्थापित हो गया, क्योंकि फ्रांस में जो लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, या एक तरह से कहा जाए एक जो है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा आ गई थी, उससे परिवर्तित होकर एक राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। और वह राजतंत्र जो लुई 18वें के रूप में आया, वह भी धीरे धीरे निरंकुशता, विलासिता, अयोग्यता की तरफ बढ़ने लगा। और जब बढ़ने लगा तो निश्चित रूप से जो परिपाटी हम पहले देख चुकी थी जनता, उसका भी पुनरावृत्ति यानी दोहराया जाने लगा। तो स्वाभाविक है कि जनमानस में आक्रोश उत्पन्न होगा और जनमानस आक्रोशित होगा, इससे आप वंचित नहीं हो सकते। और वह भी है। वैसे तो जब लुई
18वें के बाद 1824 में चार्ल्स प्रथम वहां का राजा बना। निरंकुशता की शुरुआत तो लुई 18वें के शासनकाल में ही हो गई थी, लेकिन जब चार्ल्स प्रथम वहां का शासक बना 1824 में, तो वह दमनकारी अत्याचारी नीति का पालन किया, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो उसके विरुद्ध आवाज उठाता उसके प्रति उसने कठोरता से कार्रवाई करनी शुरू की। अब इसका परिणाम क्या निकला भाई? इसका परिणाम ये निकला कि 6 वर्षों में ही जनता उसके शासन काल से ऊब गई, असंतुष्ट हो गई, और उस असंतुष्टता का परिणाम यह निकला कि 1830 में फिर एक बार जनता ने, जुलाई 1830 में वहां की जनता ने एक बार फिर क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस तरह वहां से क्रांति की शुरुआत हुई। चूंकि यह क्रांति केवल सामान्य जनमानस की नहीं थी, इस क्रांति में एक तरह से कहा जाए सिपाही भी शामिल थे, और यही नहीं, इस क्रांति में लफायते के नेतृत्व में जो उदारवादी प्रवृत्ति के लोग थे वो भी शामिल थे। कई जगहों पर लोगों ने ईंट पत्थरों से रास्ता को जाम कर दिया। सेना ने भी, या कहा जाए एक तरह से निश्चित रूप से, वहां के शासन काल में परोक्ष रूप से जनता का साथ दिया। इससे जब इन बातों की लगा चार्ल्स प्रथम को कि अब कोई चारा नहीं है इस विद्रोह को रोक पाना, तो वह देश छोड़कर भाग गया। और जब देश छोड़कर भाग गया तो एक प्रकार से कहा जाए कि इस अत्याचारी शासन का अंत हो गया, और एक युग, एक क्रांति का यह भी युग धीरे धीरे समाप्त हुआ। लेकिन फिर उसके बाद वहां की जनता ने लुई फिलिप को राजा बनाया। लेकिन राजा बनाया तो जनता ने, लेकिन जनता ने लुई फिलिप को जनता के अधिकारों के लिए मजबूर किया कि भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसकी स्थापना हो, या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जनता के अधिकारों की स्थापना हो, उनको प्राप्त हो। अब इस तरह ये भी कह सकते हैं कि लुई फिलिप के शासन काल से ही लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त होने लगा, जो है फ्रांस में लोगों का जीवन सुखमय और आनंदमय होने लगा। तो यह एक दौर था, एक छोटी सी क्रांति का यह भी एक स्वरूप था, जिसको आपको बताना था। हमने आपको बताया। अब यह क्रांति, मैं बार बार कहता हूं कि ये क्रांति भले ही इससे पहले इंग्लैंड की क्रांति हुई हो, भले ही इससे पहले अमेरिका की क्रांति हुई हो, लेकिन जो प्रभाव विश्व में फ्रांस की क्रांति ने डाला, वह प्रभाव अन्य देशों की क्रांतियों ने नहीं डाल पाया। क्योंकि फ्रांस की क्रांति एक लोकतांत्रिक पद्धति को जन्म दिया, और यही नहीं, यह तो राजनीतिक क्रांति थी, लेकिन इस क्रांति ने राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक सामाजिक क्रांतियों को भी जन्म दिया। तो ये बात हम समझना होगा कि इस क्रांति का दूरगामी परिणाम निकले, दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो अब हम अंतिम हेडिंग के रूप में, या इस फ्रांस की क्रांति के परिणाम या प्रभाव, फ्रांस की क्रांति के परिणाम या प्रभाव, जो भी आप लिखना चाहें। फ्रांस की क्रांति, जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि फ्रांस की क्रांति का पहला परिणाम जो निकला
वो ये था कि फ्रांस की क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। चली आ रही जो राजा के दैविक अधिकार समझे जाते थे, उन दैविक अधिकारों की समाप्ति हो गई। दूसरा परिणाम, पहला बिंदु हो गया, दूसरी बिंदु पर आया जाए। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ, और यही नहीं, निरंकुश अत्याचारी शासन का दमन हो गया, समाप्त हो गया। तीसरे बिंदु पर आया जाए। फ्रांस में जो है एक प्रकार से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना का विकास हुआ, और इस पर जो है, इसी आधार पर कहा जाए कि लोकतंत्र की नींव आगे बढ़ी फ्रांस में। यही नहीं, फ्रांस में जनता के अधिकारों का पुनः कहा जाए, उनके अधिकारों का प्राप्त हुआ। एक तरह से जनता अधिकार अपना खो चुकी थी। यही नहीं, फ्रांस की जनता की जो दासता की व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो चुकी थी। फ्रांस ने विश्व में तमाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रांतियों को जन्म दिया, चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे जर्मनी में हुई हो, तमाम देशों में जो क्रांतियां उसको जन्म दिया। विश्व में हम एक देखें तो विश्व के अनेक देशों में, एक नहीं अनेक देशों में लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया फ्रांसीसी क्रांति ने। यही नहीं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया इस क्रांति ने। जर्मनी, इटली आदि देशों में इससे प्रेरित होकर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इन क्षेत्रों में भी कला हो, शिक्षा हो, अभूतपूर्व उन्नति हुई। अगर इस सारे परिणामों को मिला दिया जाए, एक लाइन में अगर कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम निकल कर आए वो दूरगामी थे, विश्वव्यापी थे, जिनका प्रभाव फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने से लेकर दुनिया में एक नई चेतना जगाने से लेकर जो है शासन में लोकतंत्र की पद्धति की उन्नति से लेकर जो है चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कृषि हो, उद्योग हो, कला हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में उन्नति की ज्वाला जगा दी। तो इस तरह से हमने इस क्रांति के बारे में पढ़ा और ये परिणाम जाना। अब आइए बात करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो समाप्त हुआ, लेकिन एक नज़र फिर डाल दें आपको इसमें, फिर एक बार थोड़ा सा आपको इसको 2 मिनट में हम समरी बता दें। ये क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। इस क्रांति में आपको जो प्रमुख चीज़ें आई इसके कारण में बताया गया, तो बताया गया सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। उसके बाद यह भी बताया गया कि जो है दार्शनिकों का प्रभाव क्या था, और उसके बाद यह भी बताया गया आपको कि इसमें तात्कालिक कारण क्या था, जो स्टेटस जनरल के बारे में बताया, जो सभा बुलाने के बारे में संसद की। फिर उसके बाद घटनाओं की जिक्र किया, तो हमने सबसे पहले स्टेटस जनरल की घटना बताई थी। उसके बाद हम आपको बताया था, याद हो तो, टेनिस कोर्ट की शपथ, जहां जनसाधारण वर्ग का मिराबो के नेतृत्व में ये शपथ ली गई थी कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपने देश के लिए संविधान का निर्माण न कर लें, चाहे हमारे साथ कितना हो संगीनों के साथ व्यवहार किया जाए। फिर उसके बाद हमने बास्तिल का पतन बताया था कि 14 जुलाई 1789 को लोगों ने आक्रोशित होकर किस तरह से बास्तिल के दुर्ग का पतन किया था। फिर नेशनल असेंबली का गठन हुआ, नेशनल असेंबली ने कौन कौन से कार्य किए, उसका प्रभाव क्या रहा। फिर
आपको जैकोबिन और जियोदिस्ट दल के बारे में बताया गया कि ये क्या थे। फिर उसके बाद हमने चर्चा की सितंबर हत्याकांड की, फिर डायरेक्टरी शासन की, और फिर नेपोलियन बोनापार्ट की कि नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे उदय हुआ और कैसे अंत हुआ। और उसके बाद आज मैंने बताया आपको 1830 की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। यानी इस तरह से ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ, पूरा आपको बताया गया। अब आप पहली तो बात यह है कि वीडियो भी देख लीजिए, एक बार किताब पढ़ लीजिए। जब आप ये वीडियो देख लेंगे सारे इस पाठ से संबंधित और किताब को अपने पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके एक दिन बाद ही आपसे टेस्ट लेंगे। और टेस्ट में कुछ 10 प्रश्न लगभग आपको दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको लिखकर भेजना होगा तुरंत। तब महसूस होगा कि आप इस प्रक्रिया से, पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़े हैं और आप कुछ कर रहे हैं। और जब ये चैप्टर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको जो है इसके नोट्स के बारे में आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजेंगे, जिसके प्रश्न भी रहेंगे और उत्तर भी लिखा रहेगा। लेकिन उसमें आपको नोट्स कैसे बनाना है यह मैं आज ही बता देता हूं। आप पाठ का नाम लिखिए, पाठ 1 फ्रांस की क्रांति। उसके बाद आप उन प्रश्नों को पढ़िए पहले, सारे प्रश्नों को, और आपको लगता है कि जो प्रश्न हमको भूलेंगे नहीं, ये समानता हमको याद हैं, उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनमें आपको कंफ्यूजन लगता है, उन प्रश्नों को सिस्टम से लिखकर और कॉपी आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जब विद्यालय खुलेगा तो वो नोट्स आपसे मांगे जाएंगे कि आप नोट्स दिखाइए। अगर आपने काम नहीं किया है तो आपकी लापरवाही मानी जाएगी। तो इस तरह से ये कार्य, पहला चैप्टर पूरा होगा। यानी अभी इसमें आपको टेस्ट और नोट्स देना बाकी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे रूस की क्रांति, जो दूसरा चैप्टर होगा। धन्यवाद।